गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे थे कि फर्टिलाइजेशन की वजह से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो था एंडोस्पर्म, पेज 35। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे वो है एम्ब्रियो। दोनों गैमीट्स के फ्यूजन से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस वैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं जैसे एंडोस्पर्म बनते हैं, क्योंकि जैसे ही फूड बना वैसे ही फूड को कंज्यूम करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं वो डेवलप होने लगता है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, उसमें सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन। देखो पेज 2.13 सॉरी फिगर 2.13 में ये जो अलग अलग स्टेजेस दिखाई है, ये वाली स्टेजेस, इन स्टेजेस में अगर तुम देखो तो बी वाली जो इमेज है इसमें सबसे पहले लिखा है जाइगोट, और जाइगोट को कुछ इन्होंने इस तरह का बनाया है, और यहाँ पर है एक न्यूक्लियस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या लिखा है कि जाइगोट डिवाइड होकर क्या बन गया, 2 सेल का बन गया। अब 2 के बाद क्या होता है, इसमें एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर लिखा है, इसमें एक सेल ये है, इसके बाद कई सारे सेल्स नीचे इस तरह से हैं, और फिर उसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बना है जिसमें कि कई सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। और इसके नीचे इन्होंने लिखा है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, यानी कि इस तरह से जो फूला हुआ होता है उसको ग्लोब्यूलर कहते हैं। इसके बाद जो अगली स्टेज है, यानी कि अब एक सेल से 2 सेल बने, और 2 सेल जब कई बार रिपीटेड डिवीजन उनके अंदर होगा, माइटोटिक डिवीजन, तो इस तरह का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद बनेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में उन्होंने किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया है, कुछ इस तरह का। हार्ट शेप है, ये इस तरह की शेप है, इसको हार्ट शेप कहा है। और हार्ट शेप के बाद फाइनली आता है मैच्योर एम्ब्रियो, और मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर इन्होंने किस तरह की शेप दिखाई है, इस तरह की। है ना। और इस स्ट्रक्चर में इन्होंने लेबलिंग देखो कैसे करी है, ये है रेडिकल, कोटिलिडन्स, ट्यूब्यूल, यहाँ पर इसका नाम क्या दिया है, सस्पेंसर। सस्पेंसर का मतलब ये है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच में जो ये कनेक्शन है इसको ये सस्पेंडेड फॉर्म में रखता है, इसीलिए इसको सस्पेंसर कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। देखो पेज 35 पर एम्ब्रियो वाले सेक्शन में जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, इसमें देखो क्या लिखा है, A typical dicot embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledons। अब देखो फिगर 2.14 का ए वाला पार्ट। अब ये ए वाली जो इमेज है इसको ध्यान से देखना, इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है। यहाँ लिखा है इन्होंने ट्यूब्यूल, इनको लिखा है कोटिलेडन्स, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, यहाँ पे रूट कैप। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये देखो, अगर ये वाले डायग्राम को
अगर हम इस तरह से बनाएं कि यहाँ पर ये कॉटिलीडन्स अराइज हो रहे हैं और नीचे ये स्ट्रक्चर है, अगर हम इन दोनों को ऐसे कर दें ऊपर की तरफ तो ऐसे वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो फिर हम इसकी लेबलिंग कर सकते हैं कॉटिलीडन्स, ठीक है। ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। अब जहाँ से ये कॉटिलीडन्स अराइज होते हैं इस पॉइंट, इनके ऊपर वाली जो ये पोजीशन होती है इसको कहते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल, एपी मीन्स होता है अबव, कोटाइल मीन्स कॉटिलीडन। कॉटिलीडन जहाँ से अराइज हो उससे ऊपर की जगह एपिकोटाइल कहलाती है। एपिकोटाइल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ से अराइज होते हैं ल्यूम्यूल। देखो वहां पर भी उन्होंने क्या किया, ल्यूम्यूल। उस डायग्राम में ये क्लियर नहीं था कि कहाँ से वो ओरिजिन हो रहे हैं और ऊपर वाली जगह कौन सी है, इसलिए ये बना। और कॉटिलीडन के अराइज होने की पॉइंट से नीचे वाली जो पोजीशन है उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल से अराइज होने वाली जो चीज होती है उसको कहते हैं रेडिकल, ठीक है। अब रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है उसको रूट कैप कहते हैं, तो उसको हम यहाँ भी बना देते हैं, रूट कैप बना दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस किसे कहते हैं, ये वाला जो एक्सिस होता है ये, इस एक्सिस को एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। एक्सिस का मतलब क्या होता है, धुरी, केंद्र, ठीक है। इसी तरह से इस डायग्राम में एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, ये है। एम्ब्रियोनल एक्सिस वो होता है जिसके अलोंग दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं कॉटिलीडन्स। अब बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट्स पोजेस ओनली वन कॉटिलीडन। अब बात करेंगे फिगर 2.14 के बी वाले डायग्राम की। देखो बी वाले डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन्होंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है स्कूटेलम। और स्कूटेलम यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक कॉटिलीडन। ये हम मोनोकॉट्स की बात कर रहे हैं और इन मोनोकॉट्स के अंदर ठीक है कुछ इस तरह का डायग्राम है। इसमें ऊपर वाले स्ट्रक्चर को नाम दिया इन्होंने पॉलीऑक्टाइल। क्या होता है पॉलीऑक्टाइल? पॉलीऑक्टाइल एक ऐसा लेयर या कवर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको शीट भी लिखा है बुक में, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, ल्यूम्यूल को, ठीक है। इसी तरह से नीचे की तरफ प्रेजेंट है पॉलीओराइजा, जिसका काम क्या प्रोटेक्ट करना है, रेडिकल और रूट कैप। रेडिकल वो पोर्शन है जहां से अराइज होगा फ्यूचर में स्टेम, सॉरी रूट, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, और फ्लूवियल वो है जिससे कि फ्यूचर में क्या अराइज होगा, शूट यानी कि स्टेम। ये इनके क्या हुए, ये इनके फेट्स हुए। जैसे कि हम जर्मिनल लेयर्स पढ़ते हैं एनिमल्स में, उसी तरह से फ्लूवियल नाम का टिश्यू एम्ब्रियो में जो प्रेजेंट है ये बनाएगा शूट और ये बनाएगा रूट। रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाले यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं रूट कैप, ठीक है। और रेडिकल और रूट कैप दोनों एक एनक्लोजिंग में यानी कि एक कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं पॉलीओराइजा, ठीक है। तो रेडिकल इन्होंने कुछ इस तरह का बनाया और इसके चारों तरफ प्रेजेंट है रूट कैप। रूट कैप एक स्ट्रक्चर है कवर जैसा और इसके इधर प्रेजेंट है पॉलीओराइजा। और ऊपर की तरफ हम देखें तो पॉलीऑक्टाइल का डायग्राम इन्होंने कुछ इस तरह का बनाया। यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया कि एक पोजीशन है जिसमें लिखा है शूट एपेक्स, फ्यूचर में ये शूट एपेक्स बनाएगा। बुक में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें उन्होंने एक वर्ड और लिखा है लीफ प्राइमोर्डिया। यहाँ पर लीफ प्राइमोर्डिया भी प्रेजेंट होता है, लीफ प्राइमोर्डिया यानी कि लीफ को बनाने वाला स्ट्रक्चर लीफ प्राइमोर्डिया कहलाता है।
क्योंकि फ्यूचर में अगर शूट बनेगा, यानी कि जब ये सीड जर्मिनेट होगा तो लीव्स भी बनेंगी। शूट जब शूट और रूट बनेगा तो लीव्स भी बनेंगी। तो लीव को बनाने वाले जो उनके स्टार्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लीव प्राइमोर्डिया कहते हैं। अब देखो आगे, एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट्स possess only one cotyledon in the Grass family। ग्रास फैमिली का नाम पोएसी या ग्रेमिनी था, मैंने बताया था। और क्योंकि ये मोनोकॉट्स होते हैं इसीलिए इसमें एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है। और कॉटिलेडन को क्या नाम देते हैं? स्कूटेलम। ये जो ऊपर की तरफ ये बना हुआ है, that is situated towards one side of the embryonal axis। At its lower end, embryonal axis has the radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called polyorhiza। Portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle। एपिकोटाइल में लीफ प्राइमोर्डिया और पोलियोकाइल होती है। अब हम देखते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा है। आगे एक एक्टिविटी है जिसमें लिखा है कि सोकर फ्यू सीड्स और उसके बाद क्या करो, उनको स्प्लिट करके उनके अलग अलग पार्ट्स को देखो, जैसे कि एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलेडन्स। इसके अलावा सीड में क्या प्रेजेंट होता है? सीड में अगर हम सबसे बाहर की तरफ देखें तो प्रेजेंट होता है सीड कोट, यानी कि कवर जो कॉटिलेडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस को घेरे होता है। सीड कोट के बाद आते हैं कॉटिलेडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब ये सब चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है कॉटिलेडन। देखो पेज 36 पर कॉटिलेडन, सॉरी सीड दिया हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड। सीड का क्लासिफिकेशन इन्होंने दो तरह से दिया है। सीड एंजियोस्पर्म्स के अंदर बनते हैं, ये तो पता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के पास होते हैं फ्लावर, और फ्लावर्स में होती है फर्टिलाइजेशन, जिससे बनते हैं सीड। देखो फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अलावा, फ्लावर के अलावा भी हो सकती है, लेकिन सीड जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर बनते हैं एनक्लोज्ड कवरिंग्स में। तो सीड दो तरह के होते हैं। अगर उनका रिजर्व फूड मटेरियल खत्म हो गया है तो उनमें यूज होंगे कॉटिलेडन्स। अगर खत्म नहीं हुआ है तो एंडोस्पर्म एडल्ट सीड के अंदर भी परसिस्ट करेगा। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है मैच्योर सीड, या मैच्योर सीड उसे कहते हैं जो डिस्पर्सल के लिए तैयार होता है। अब सीड डिस्पर्सल क्या होता है? सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है कि जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है उसके सीड एक से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन मैच्योर होने पर ट्रैवल करते हैं। और सीड्स के पॉलन ग्रेन्स के मैच्योर होने का उद्देश्य तो होता है पॉलिनेशन करना। सीड्स के ट्रैवल करने का उद्देश्य होता है कि वो डिस्टेंट जगहों पर जाएं, सूटेबल सरफेस देखें और उसके ऊपर जर्मिनेट करें, ठीक है। अब देखो मैच्योर सीड के अंदर अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो ऐसे सीड को कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। ये मैं सीड के टाइप्स बता रहा हूँ। और अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है मैच्योर सीड में तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि एंडोस्पर्म में एक एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन आता है। अगर मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं है तो फिर उसे एक्स एल्ब्यूमिनस ही कहा जाएगा। तो अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब एल्ब्यूमिन भी प्रेजेंट है तो उसे एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाएगा। ये सारी बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीड दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में हम ज़्यादातर में ये देखते हैं कि उनके अंदर एंडोस्पर्म खत्म हो चुका होता है, इसीलिए न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी आ जाती है कॉटिलेडन्स के ऊपर, इसीलिए डाइकॉट्स को कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। मोस्टली डाइकॉट्स आर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, और इसीलिए न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी आ गई किसके पास? कॉटिलेडन्स से, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड्स ज़्यादातर मोनोकॉट्स होते हैं क्योंकि मोनोकॉट्स के पास काफ़ी बड़ा एंडोस्पर्म होता है।
न्यूट्रिशन देने के लिए। अगर तुम फिगर 2.15 देखो तो 2.15 का जो ए वाला डायग्राम है, ये देखो जिस पर मैंने पेन रखा है, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम हमने 11th क्लास में भी देखा था। इस डायग्राम में अगर तुम देखो कि बहुत बड़ा पार्ट सीड का एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म होने के कारण, अब देखो एंडोस्पर्म है मोनोकॉट्स में, इसका मतलब वो एल्ब्यूमिनस सीड्स कहलाएंगे। देखो 2.15 फिगर में इन्होंने अलग अलग टाइप के सीड्स दिखाए। अब जो सीड्स होते हैं वो उनका फंक्शन क्या है, वो क्या फीचर्स होती हैं, वो हम देखते हैं आगे। देखो 36 पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में क्या लिखा है इन्होंने, अकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो प्रेजेंट। न्यूसेलस कहाँ था? न्यूसेलस था ओव्यूल्स के अंदर। जब फीमेल गैमीट फर्टिलाइज नहीं हुआ था, उस दौरान उसको न्यूट्रिशन देने का काम न्यूसेलस करता है। अगर तुम्हें याद हो तो ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक था और एम्ब्रियो सैक के बाहर की तरफ एक लेयर थी जिसको न्यूसेलस कहते थे। न्यूसेलस इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, लेकिन सिर्फ इस ड्यूरेशन में कि जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता, क्योंकि एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया फिर तो न्यूट्रिशन कौन देगा? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो अगर न्यूसेलस अब तक भी बचा हुआ है तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पेरिस्पर्म। देखो परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। और एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने ब्लैक पेपर एंड बीट। ऊपर की तरफ कुछ एग्जाम्पल्स देखो, पी ग्राउंडनट का एग्जाम्पल दिया है किसमें, जो कि नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड्स में किसका एग्जाम्पल दिया है? वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर। ये जितने भी प्लांट हैं, वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर, सब के सब मोनोकॉट्स हैं। तो इसका मतलब वो क्या हुए, वो उनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, वो सब एल्ब्यूमिनस हैं। ठीक है, ऊपर उनसे ऊपर जो पी और ग्राउंडनट के एग्जाम्पल दिए वो कैसे हैं? वो डाइकोट हैं। डाइकोट होने का मतलब क्या है कि अब उनके अंदर एंडोस्पर्म पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियोज को पूरी तरह से यूज़ कर चुका है। ठीक है, तो अब क्या डेवलप होगा? कॉटिलिडन्स होंगे। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव कोट। अगर तुम्हें याद हो, देखो पेज 25 पर फिगर 2.7 में ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला, इस डायग्राम में अगर तुम देखो तो एम्ब्रियो सैक के बाहर प्रेजेंट है न्यूसेलस और न्यूसेलस के बाहर प्रेजेंट है आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स इनका फंक्शन था एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करना। अब जब ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो ये जो इंटेगुमेंट्स होते हैं ये मैच्योर होकर बनाएंगे सीड को। इंटेगुमेंट्स यानी कि पहले भी इनका फंक्शन प्रोटेक्टिव था और अब सीड कोट के रूप में भी इनका फंक्शन प्रोटेक्टिव है। सीड कोट किसको प्रोटेक्ट करता है? सीड कोट। इंटेगुमेंट किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? एम्ब्रियो सेल को। चलो अब बढ़ते हैं आगे। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। अगर एक सीड का स्ट्रक्चर बने तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बाहर की तरफ। सपोज करो ये पी प्लांट है, यानी कि मटर हम बना रहे हैं, तो सीड में जो ये वाला पोर्शन होता है जहाँ से वो अटैच्ड होता है, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है प्लेसेंटा से, उसे कहते हैं हाइलम। और उसके नीचे एक छोटा सा पोल होता है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। देखो माइक्रोपाइल के ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूँ? अ पोर फॉर रेस्पिरेशन और हाइलम का फंक्शन होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू प्लेसेंटा। ठीक है, इसका मतलब अब तुम वो वाला डायग्राम याद करो मटर वाला, तो उसमें मटर के जो दाने होते हैं वो एक छोटे से स्ट्रक्चर से, यानी वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है
इसको मैंने यहाँ ये जूम करके दिखा दिया। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिससे मटर का दाना जुड़ा होता है, तो मटर के दाने में वो जहाँ पर जुड़ा होता है उसको हाइलम कहते हैं, है ना। और ये जो छोटा सी चीज़ है जो इस ओवरी की वॉल से जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्योंकि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, ओवरी की वॉल से, यहाँ पर इस केस में ओवरी की वॉल से किसको जोड़ रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है ई का, ये तो फ्रूट है ना, मैच्योर ओवरी है। फ्रूट की डेफिनेशन होती है मैच्योर ओवरी, और इसकी वॉल है ये प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से इस सीड को कनेक्ट करने वाला जो पोजीशन होती है उसको हाइलम कहते हैं। और ये पोज जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसके अंदर मौजूद एम्ब्रियो के रेस्पिरेशन के लिए, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। चलो देखो, माइक्रोपाइल remains as a small pore in the seed coat. This facilitates entry of oxygen and water into the seed during germination. As the seed matures, its water content is reduced and the seed becomes relatively dry. 10 to 15% moisture by mass. इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हम ग्रेन्स देखते हैं, ग्रेन्स यानी कि अनाज। जिस समय हम अनाजों को अनाज की फसल को काटते हैं तो उस समय वो क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे ड्राई होने लगती है। या जिस समय हम उन्हें खेतों में पड़े रहने देते हैं, उनका बाकी मॉइस्चर भी सूख जाता है। गोदामों में स्टोर करते हैं, उस दौरान भी उनका मॉइस्चर लेवल धीरे धीरे कम आता है। एक समय ऐसा आता है कि मॉइस्चर लेवल उनके अंदर सीड्स के इतना कम हो जाता है, वो इतने ड्राई हो जाते हैं कि जो उनके अंदर मौजूद एम्ब्रियो है उसकी रेस्पिरेशन रेट क्या बहुत ही कम हो जाती है। तो एक तरह से वो किस स्थिति में पहुंच जाता है, डोरमेंसी की स्टेट में। डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिविटी की स्टेट। जब सीड को ऑप्टिमम कंडीशन मिलने पर भी वो जर्मिनेट ना करे तो उसे कहते हैं स्टेट ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे, निष्क्रिय अवस्था, है ना। जब एम्ब्रियो निष्क्रिय है, निष्क्रिय का मतलब है कि अब वो कोई क्रिया नहीं कर, उसको ऑप्टिमम कंडीशन दोगे तब भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा। इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल देन दे जर्मिनेट, है ना। तो इस स्टेट को वो कहते हैं स्टेट ऑफ डोरमेंसी। और डोरमेंसी को रिमूव करने के लिए फिर अलग अलग टेक्निक्स हैं जो तुम्हारे सप्लीमेंट्री वाले जो पीछे मैटर दिया हुआ है बुक में वहाँ पर दी गई है। फिजिकल भी हैं, केमिकल भी हैं और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है। उनके द्वारा सीड की इस इनएक्टिव स्टेट को रिमूव किया जाता है ना। जब रिमूव कर देते हैं डोरमेंसी को, उसके बाद ऑप्टिमम कंडीशन देने पर सीड जर्मिनेट कर जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, ओव्यूल मैच्योर होते हैं सीड्स में। अभी मैंने ये कहा था कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर था ये वास्तव में ओवरी था, जो कि अब क्या बन गया, ओवरी मैच्योर होकर क्या बन गई, फूल। ठीक है, ओव्यूल जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट थे वो मैच्योर होकर क्या बन गए, सीड। जैसे ये सब सीड्स हैं और ये पूरा है फ्रूट। और फ्रूट की जो बाहर की लेयर होती है वो क्या कहलाती है, पेरिकार्प। और पिछली क्लास में 11th क्लास में तुमने पढ़ा था कि पेरिकार्प दो तरह की हो सकती है। अगर वो फ्लैशी होती है तो उसके 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। और अगर वो फ्लैशी नहीं है तो उसे सिर्फ पेरिकार्प कहा जाता है। अब देखो, पेरिकार्प फ्लैशी होती है तो उसके क्या एग्जांपल्स हैं, उसके एग्जांपल्स हैं मैंगो। मैंगो के अंदर पेरिकार्प फ्लैशी होती है और 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, और कुछ देखो फ्रूट्स के एग्जांपल्स दिए इन्होंने इसी पेज पर, पेज 36। The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, etc., or may be dry as in groundnut and mustard. Many fruits have evolved mechanism for dispersal of seeds. अभी मैंने कहा था कि डिस्पर्सल की क्या इंपॉर्टेंस है। सीड्स अगर दूर दूर जाएंगे तभी वो अलग अलग जगह पर जर्मिनेट हो पाएंगे।
Recall the classification. Is there any relationship between the number of ovules in a ovary and the number of seeds present in a fruit? जितने ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में, इसका मतलब उतने ही सीड्स प्रेजेंट होंगे फ्रूट में, क्योंकि सारे जो ओव्यूल्स हैं वही मैच्योर होकर तो सीड बनते हैं, इसीलिए ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने ट्रू, फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में बताया है। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट्स यानी कि वास्तविक फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो कि ओवरी से डेवलप होते हैं। मैच्योर ओवरी से बनने वाले फ्रूट्स को कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। और अगर वो किसी दूसरे पार्ट से मैच्योर होते अदर देन ओवरी, अगर फ्लावर का कोई और पार्ट मैच्योर होकर फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या दिया है बुक में? स्ट्रॉबेरी और देखो फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी फिगर 2.15 का बी। फॉल्स का मतलब है कि इनके अंदर ओवरी मैच्योर होकर फूड नहीं बना रही, जो हम खा रहे हैं वो वास्तव में कुछ और है। और वो कुछ और कौन सा पार्ट होता है? वो होता है थैलेमस। क्या होता है थैलेमस? थैलेमस वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ओवरी प्रेजेंट होती है। जैसे सपोज करो ये थैलेमस है और ओवरी इसके ऊपर प्रेजेंट है और ये है इसका स्टाइल और ऊपर है स्किन। ठीक है, तो ओवरी जिस सरफेस के ऊपर, जिस फ्लैट सरफेस पे प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं थैलेमस। अगर थैलेमस फ्रूट की तरह फंक्शन करने लगे तो उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। Although in most of the species fruits are the result of fertilization, there are a few species in which fruit develop। और आगे इन्होंने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की बात बताई है, जैसे कि मैंगो और बनाना। पार्थेनोकार्पिक वो हैं जिसमें कि मेल गैमीट नहीं आया, उसने फर्टिलाइजेशन नहीं किया, ओवरी के अंदर कोई भी दूसरा मेल गैमीट नहीं आया और वो एज इट इज मैच्योर होकर फ्रूट बन गए। सपोज करो ये ओवरी थी और ये था स्टिग्मा एंड स्टाइल। यहाँ पर मेल गैमीट अगर आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो नॉर्मल फ्रूट बनेगा। लेकिन अगर मेल नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और तब भी यहाँ पर फ्रूट बन जाए तो उस तरह के फ्रूट को कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक मतलब ऐसा फ्रूट जिसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है। इसका एग्जांपल बनाना है। ठीक है, तो सबके एग्जांपल्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बनाना इज वन सच एग्जांपल। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। क्योंकि बनाना में भी सीड नहीं होते तो इसीलिए वो किसका एग्जांपल हुआ? वो पार्थेनोकार्पिक का एग्जांपल होगा। ग्रोथ हार्मोन के थ्रू हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जितनी भी ओवरी बनी वो सब की सब फ्रूट बना लेगी, है ना, सीड बने या ना बने। क्योंकि अगर हम इस बात पर डिपेंडेंट रहें कि पॉलन ग्रेन्स आएंगे, वो जर्मिनेट करेंगे और इस प्रोसेस से रियल फ्रूट्स बनेंगे, तो वो प्रोसेस में 100% सक्सेस रेट नहीं होती। इसीलिए हार्मोन्स के थ्रू पार्थेनोकार्पिक को इंड्यूस करेंगे तो सारी की सारी ओवरी फ्रूट में मैच्योर हो जाएंगी। तो ये इसकी एडवांटेज है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों की बढ़ती है कि कौन कौन से हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उनको अप्लाई करके हम पार्थेनोकार्पिक को इंड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स में, तो वो हमारी एग्रीकल्चर जो है उसमें काफ़ी हेल्प करेगी। और इसका जो बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर का, ये हम करेंगे कल। थैंक यू।